नमस्कार। स्वर्णदेवी सेठिया कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। हम आपके सामने संजय वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो डियर, ऑनलाइन क्लासेस की इस कड़ी के अंदर आज अपन डिस्कस करते हैं एंजाइम्स के बारे में। अपन ने इससे पहले वाले क्लास के अंदर जर्नल इंट्रोडक्शन और नेचर ऑफ एंजाइम्स के बारे में और डिस्कवरी ऑफ एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया था और यह बताया था कि एंजाइम्स है वो किस प्रकार से उनको अपन ने डिस्कवर किया है और उसको डिस्कवर करने में किन किन साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया है। तो अपन ने देखा लास्ट क्लास के अंदर कि जितने भी प्रकार के जो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर से माने गए हैं और अपन यूँ कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के जो एंजाइम हैं वो जो है वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते हैं कभी भी कि जितने भी प्रकार की प्रोटीन है वो सब एंजाइम्स के रूप में काम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो एक्सपेरिमेंट जो था वो था हमारे साइंटिस्ट जे.बी. सुंदर साहब का, जिन्होंने इसको बिल्कुल क्लासिफाइड करके बताया था। और उनके साथ इस एक्सपेरिमेंट के अंदर नॉर्थ स्टॉप और स्टैनले थे, जिन्होंने इनके लिए पर्टिकुलर कई प्रकार के एंजाइम्स के बारे में बताया था, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था। आज अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एंजाइम जो है उनकी स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार से अपन बता सकते हैं या किस प्रकार की उनके अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो डियर, अपना जो मेन जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। भाई अपन को पता है कि एंजाइम जो होते हैं वो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं भाई, है ना, जिनका मतलब उच्च अणुभार वाले प्रोटीन अणु होते हैं। और इनकी जो नेचर जो होता है वो होता है भाई एम्फोटेरिक और कोलाइडल नेचर पाया जाता है। मतलब ये उभयधर्मी होते हैं और कोलाइडल नेचर के प्रकृति के कारण इनको अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाला जो है वह है सिंपल एंजाइम और सेकंड है कंजुगेटेड एंजाइम। अपन बात करते हैं सबसे पहले सिंपल एंजाइम, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ सिंपल प्रोटीन है भाई, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ऐसे एंजाइमों के समूह को अपन बोलते हैं सिंपल एंजाइम अथवा साधारण प्रवृत्ति के एंजाइम। मोस्ट ऑफ जितने भी प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो सभी सिंपल एंजाइम की कैटेगरी में शामिल होते हैं। क्लियर है भाई? ज़रूरी नहीं है कि इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गेनिक अथवा किसी प्रकार के इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की अथवा किसी आयंस की नीड हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इनमें जितने भी प्रकार के जो एंजाइम होंगे वो सिर्फ प्रोटीन अथवा एमिनो एसिड से मिलकर ही बने हुए होते हैं। और अपन इनके अंदर ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो ये जिस प्रकार किसी भी प्रकार की रिएक्शन के साथ जब ये जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उसकी जो जैविक उत्प्रेरक करने की जो क्षमता जो होती है वो इनके साइड वाली चेन से होती है। मतलब ये साइड वाली चेन की सहायता से जुड़ते हैं और उसकी अभिक्रिया को बढ़ाने का काम करते हैं। क्लियर है? और इसमें जो मोस्ट ऑफ जो एंजाइम जो है उनके एग्जाम्पल है भाई पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, यूरिएज और लाइसोजाइम। ये सिंपल एंजाइम के एग्जाम्पल माने जाते हैं। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं सेकंड नंबर पर कंजुगेटेड एंजाइम। भाई कंजुगेटेड एंजाइम जो है वो इसके ऊपर एग्ज़ाम के अंदर शॉर्ट नोट के रूप में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं या फिर कम्प्लीटली स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स के ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन इसके लिए पूछ सकते हैं। तो भाई ये एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना।
भाई कंजुगेटेड प्रोटीन जो होते हैं ना वो दो भागों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एक भाग तो होता है एपोएंजाइम और एक भाग होता है, भाई दो पोर्शन है इसके अंदर। एपोएंजाइम और सेकंड नंबर पे जो होता है वो होता है प्रोस्थेटिक समूह है। इन दो भागों से ये कंजुगेटेड अथवा संयुग्मित प्रोटीन संयुग्मित एंजाइम बनते हैं। और एपोएंजाइम जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, जबकि इसके साथ पाए जाने वाला जो प्रोस्थेटिक समूह जो होता है वो यहाँ पर अप्रोटीनी भाग है, मतलब नॉन प्रोटीन पोर्शन है ये। भाई ये क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है ये। और इनको कंबाइंड फॉर्म के अंदर अपन कहते हैं ये हॉलो एंजाइम। क्लियर है भाई? इसके अंदर अपन को इतना ही बताना है कि एपोएंजाइम सिर्फ प्रोटीनी भाग होता है और प्रोस्थेटिक समूह जो होता है वो क्या होता है, नॉन प्रोटीनी भाग होता है। या अपन यूँ कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए अथवा उसको उत्प्रेरित करने के लिए इसके अंदर अन्य किसी अप्रोटीनी भाग की यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये जो अप्रोटीनिक जो नॉन प्रोटीन वाला जो पोर्शन जो होता है ना वो यहाँ पर इसके अंदर इनऑर्गेनिक आयंस अथवा ऑर्गेनिक आयंस के रूप में भी पाया जा सकता है। क्लियर है भाई? ये किसी भी प्रकार के रूप में पाया जा सकता है, जिसको अपन कह सकते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये भाई प्रोस्थेटिक समूह जो होता है वो इनऑर्गेनिक आयन का भी ग्रुप हो सकता है, और ये अपने आप में एक ऑर्गेनिक ग्रुप का भी एक पार्ट हो सकता है। क्लियर है? अपन देखते हैं कि डियर भाई ये तो सिंपल वाला पोर्शन है, और अब अपन डिस्कस करते हैं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है और उसके अंदर इनऑर्गेनिक आयंस और ऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं वो किस प्रकार से अपनी एक्टिविटी को शो करते हैं, और क्या उनका किसी अभिक्रिया के प्रति अपना रोल होता है किसी भी प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए। क्लियर है? तो डियर प्रोस्थेटिक समूह के अंदर अपन ने बताया कि ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रुप से मिलकर बना होता है। इनऑर्गेनिक जो ग्रुप जो होता है ना, उस इनऑर्गेनिक ग्रुप के अंदर जो इसके अंदर जो आयंस के रूप में जो पाए जाएंगे मेटल्स है ना, उनको अपन मेटल कोफैक्टर अथवा इसको कोफैक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। भाई अपन यूँ कह सकते हैं सरल से शब्दों में कि इनऑर्गेनिक आयंस का जो ग्रुप जो होता है उसको अपन कोफैक्टर के रूप में अथवा मेटल कोफैक्टर के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ जो यूज़ में आने वाले जो मेटल्स है अथवा आयंस है उनके अंदर है कैल्शियम है, कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, पोटेशियम है, और इसके साथ साथ आयरन है। ये ऐसे आयन है जो इनऑर्गेनिक मेटल अथवा मेटल कोफैक्टर्स के रूप में यूज़ में आते हैं भाई यहाँ पर एंजाइमिक रिएक्शन के अंदर। क्लियर है? और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के रूप में अगर अपन बात करें तो ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कुछ एंजाइम्स के उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेजेस और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये एंजाइम है जिनके अंदर भाई जिंक है वो उपस्थित
माना गया है, या इनके अभिक्रिया की उत्प्रेरित करने के लिए जिंक की उपस्थिति बहुत ज़्यादा नीडफुल होती है। और इसी प्रकार से जो आर्सेनिज जो एंजाइम जो होता है जिसके अंदर मैग्नीज आयन पाए जाते हैं। क्लियर है? और यूँ कहते हैं कि अगर अपन इनमें से किसी भी प्रकार के मेटल को फैक्टर को अथवा मेटल ग्रुप को या फिर इनऑर्गेनिक आयंस को अगर यहाँ से हटा लें तो पर्टिकुलर जिस प्रकार का जो एंजाइम है उस एंजाइम्स की अपने बायोलॉजिकली जो रिएक्शन जो होती है ना, कैटालाइस्ट के रूप में, उसकी जो उत्प्रेरक करने की जो क्षमता जो होती है, जो कैपेसिटी जो होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है? तो उसकी सक्रियता को बनाए रखना अथवा उसकी कैपेसिटी या उसकी क्षमता को बनाए रखने के लिए हमारे इस एंजाइम में मेटल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है, इसलिए इनको कोफैक्टर्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना डियर, उनको अपन ऑर्गेनिक को एंजाइम्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो सबसे ज़्यादा जिनका यूज़ होता है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस की अभिक्रियाओं के अंदर इनका सबसे ज़्यादा रोल होता है। और वहाँ पर ये अपने आप में जो एंजाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने गए हैं, एनएडी, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, कोएंजाइम फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एंजाइम्स जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस की अभिक्रियाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी माने गए हैं। क्लियर है? तो अपन को एनएडी, एनएडीपी, कोएंजाइम में एफएमएन और एफएडी, ये ऐसे एंजाइम हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अथवा कोएंजाइम्स के रूप में अपने आप को एक्टिवेट करते हैं या एक्टिव रूप में इसके अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है डियर? अब अपन बात करते हैं डियर, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में पाए जाने वाले जो कोएंजाइम्स जो है वो यूं कहते हैं इनके लिए कि ये या तो विटामिन होते हैं या फिर उनके व्युत्पन्न रूप में पाए जाते हैं, डेरिवेटिव्स माने गए हैं इनके। और ये भी कहा जाता है कि विटामिन ए, डी, ई ये कभी भी अपने आप को कोएंजाइम्स के रूप में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं भाई किसी भी प्रकार की अभिक्रिया में। आ गया? ये अपने आप को कभी भी कोएंजाइम्स के रूप में भागीदारी नहीं निभाते हैं। परंतु जो विटामिन B1, B2, B5, B6, B12 और विटामिन सी और के हैं वो अपने आप को कोएंजाइम्स के रूप में अपने आप की सक्रियता रखते हैं। और ये जो सक्रियता जो होती है वो क्या होते हैं, ये अपने आप यहाँ पर जो बनने वाले जो एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते हैं ताकि वो अपने से रिलेटेड या जिस प्रकार की अभिक्रिया के लिए या जिस प्रकार की अभिक्रिया के लिए वो बने हैं उस अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करें जैसे थायमीन है, तो ये थायमीन एंजाइम जो होते हैं वो अपने आप को थायमीन पायरोफॉस्फेट के रूप में अपने आप को परिवर्तित करते हैं, जहाँ पर ये अपने आप को पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज के साथ साथ अल्फा कीटोग्लूटेरिक डीकार्बोक्सिलेज और ट्रांसकीटोलेज प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करवाने का काम करते हैं। क्लियर है? तो ये जो टीपीपी जो है थायमीन पायरोफॉस्फेट ये जो है ये अपने आप को पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, अल्फा कीटोग्लूटेरिक डीकार्बोक्सिलेज और ट्रांस कीटोलेज एंजाइम से रिलेटेड जो अभिक्रियाएं जो होती है उनके लिए अपने आप को रूपांतरित करते हैं। क्लियर है? तो ये था भाई डियर इनके स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। अब अपन बात करते हैं डियर, ये जो एंजाइम जो होते हैं पर्टिकुलर है ना,
तो इनके स्ट्रक्चर के लिए कहा जाता है कि डियर ये जितने भी प्रकार के जो एंजाइम होते हैं उनके अंदर कोएंजाइम्स के रूप में पाए जाने वाला टोटल एंजाइम का सिर्फ और सिर्फ 1% भाग को बनाने का काम करता है। और इनके लिए जो थ्योरी दी गई थी 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस के बेस के ऊपर एक थ्योरी दे रखी है भाई, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। इसके लिए कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का जो एक एंजाइम जो होता है उसको नियंत्रित करवाने के लिए किसी एक प्रकार के जीन की आवश्यकता होती है, या अपन यूँ कह सकते हैं सरल से शब्दों में, एक प्रकार का जो एंजाइम है उसको एक ही प्रकार के जीन के द्वारा उसको नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अगर उसी जगह पर एंजाइम अगर कॉम्प्लेक्स एंजाइम हो या उनका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर होते हैं तो उनको नियंत्रित करने के लिए एक से अधिक जीन की हमें आवश्यकता होती है। क्लियर है? अपन डिस्कस करते हैं डियर नेक्स्ट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। भाई इसके लिए कहा जाता है कि जो मोस्ट ऑफ जो एंजाइम जो होते हैं उनकी जो सक्रियता एक्टिवेशन का जो रेशियो जो होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। इसलिए कहते हैं कि ये एंजाइम जो होते हैं ना वो सूक्ष्म मात्रा में भी बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। आगे फर्स्ट है इनकी जो एक्टिवेशन की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है, या अपन यूँ कह सकते हैं कि जिस प्रकार का जो ये मतलब कुछ मात्रा में या सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाला जो एंजाइम जो होता है वो किसी भी प्रकार के सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर उसके प्रोडक्टिविटी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अपने से कई ज़्यादा गुना प्रोडक्टिविटी के अंदर अपना रोल रखता है या फिर अभिक्रिया को बढ़ाने का काम करता है। अपन बात करते हैं डियर इसके साथ पाए जाने वाली जो स्पेसिफिक कंडीशन जो है, जिसमें अपन कहते हैं कि जितने भी प्रकार के जो एंजाइम जो होते हैं वो अपने किसी भी प्रकार की जो नॉर्मल जो कंडीशन जो होती है उस नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये एंजाइम स्टेबल कंडीशन, मान लीजिए कोई भी प्रकार की जो स्टेबल कंडीशन है उस स्टेबल कंडीशन के अंदर एंजाइम अपने से निर्धारित या जिस अभिक्रिया के लिए वो बने हैं उस अभिक्रिया से पहले वो अपने आप को क्या रखते हैं, नॉर्मल कंडीशन से रखते हैं, मतलब उसको किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करते हैं जब तक अपन को उसकी नीड नहीं पड़ जाती है। नेक्स्ट कहते हैं कि डियर ये जितने भी प्रकार के जो एंजाइम जो होते हैं वो अपने आप को हमेशा अपन कहते हैं कि जितने भी प्रकार के जो एंजाइम हैं ये एंजाइम में किसी भी प्रकार की अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो साम्यावस्था जो होती है उसको निश्चित बनाए रखने, मतलब उसकी साम्यावस्था को कभी भी प्रभावित नहीं करते हैं या फिर उसकी साम्यावस्था को निश्चित करके रखते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम। भाई इसका जो नेचर जो होता है वो इक्विलिब्रियम माना गया है। और इसके साथ अपन यूँ भी कह सकते हैं कि ये जितने भी प्रकार के जो एंजाइम जो होते हैं ना वो वेरी स्पेसिफिक नेचर के होते हैं भाई। वेरी स्पेसिफिक नेचर के होते हैं भाई ये एंजाइम, और ये अपने द्वारा निश्चित प्रकार की अभिक्रियाओं को ही उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। और बॉन्ड इनके अंदर जो स्पेसिफिसिटी जो पाई जाती है वो सबसे पहले पाई जाती है इनके अंदर, देखो डी इसका हम अपने यहाँ लिख देते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। सेकंड है इनके अंदर पाई जाने वाली जो बॉन्डिंग अथवा बॉन्ड, ये दोनों नेचर डियर इसके विशिष्ट गुणों में शामिल होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि ये किसी निरपेक्ष अभिक्रिया के लिए अथवा किसी बंद प्रवृत्ति के विशिष्टता के आधार पर ही अपने आप को ऐड करवाने का
काम करती है। और इसके साथ साथ कहते हैं कि ये अपने आप को ग्रुप स्पेसिफिसिटी के अंदर भी कन्वर्ट करने का काम करती है। तो ये रहा इसका थर्ड पॉइंट, ग्रुप स्पेसिफिसिटी, मतलब कोई निश्चित प्रकार का कोई ग्रुप होता है, उसी के साथ ये जुड़ते हैं और उसकी अभिक्रिया को बढ़ाने का अथवा उसको कंप्लीट करवाने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ इनके जो मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पेसिफिसिटी जो होती है वो होती है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। क्लियर है डियर? तो ये थी भाई डियर इनकी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। तो अपन एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं डियर कि किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो अपना क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो डियर आज अपन ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में, जिसके बारे में कहता है कि ये जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन्स होते हैं और इनका जो नेचर जो होता है वो एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी और कोलाइडल प्रवृत्ति के ये माने गए हैं। और अपने इस प्रवृत्ति के आधार पर इसको अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है सिंपल एंजाइम और सेकंड है कंजुगेटेड एंजाइम। तो सबसे साधारण प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और इनके लिए कहा जाता है कि इनका जो नेचर जो होता है वो केवल अमीनो एसिड से ही मिलकर बने हुए माने गए हैं। और उदाहरण के लिए अपन यूँ कहें कि जैसे पेप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, यूरेज है, लाइसोजाइम है और काइमोट्रिप्सिन है। ये ऐसे एंजाइम है जो अपने आप को साधारण एंजाइम के रूप में अपने आप को निश्चित करके रखते हैं, या मोस्ट ऑफ जितने भी प्रकार के जो एंजाइम जो होते हैं वो इसी नेचर के होते हैं। और ये जिस प्रकार के अभिक्रिया के साथ जुड़ते हैं और उनके जुड़ने वाला जो पोर्शन जो होता है वो होता है साइड चेन वाला पोर्शन। क्लियर है? सेकेंड नंबर पर आता है डियर कंजुगेटेड एंजाइम। कंजुगेटेड एंजाइम जिसके लिए कहा जाता है कि ये दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे होता है एपो एंजाइम और सेकंड होता है प्रोस्थेटिक समूह। एपो एंजाइम वाला जो समूह जो होता है वो हमेशा एमिनो एसिड अथवा प्रोटीन से मिलकर बना होता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो नॉन प्रोटीन पोर्शन होता है या पार्ट होता है। ये दोनों मिलकर जिस प्रकार के एंजाइम को बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं हॉलो एंजाइम, मतलब कंप्लीटली एंजाइम को अपन हॉलो एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। बात करते हैं डियर प्रोस्थेटिक समूह के अंदर ये वापस अपने आप को दो भागों में डिवाइड करके रखता है, जिसमें एक तो होता है इनऑर्गेनिक ग्रुप, एक होता है ऑर्गेनिक ग्रुप। इनऑर्गेनिक ग्रुप को अपन कोफैक्टर्स के रूप में भी जानते हैं, जिसका एग्जांपल दे रखा है डियर ग्लाइकोलाइसिस में यूज में आने वाले जितने भी प्रकार के जो एंजाइम जो होते हैं वो अपने आप को मेटल कोफैक्टर्स के रूप में निर्धारित करते हैं, जहाँ पर इनके लिए कॉपर है, कोबाल्ट है, आयरन है, पोटेशियम है, जिंक है, आयरन है, ये इनके लिए मेटल कोफैक्टर्स के रूप में अपने आप को डिवाइड करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेजेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, जिनके लिए जिंक आयन की उपस्थिति भी मस्ट मानी गई है। इसी प्रकार के से आर्जिनेज जो एंजाइम है उसके लिए मैग्नीज आयन की सबसे ज़्यादा नीडफुल माना गया है। और इसके साथ अपन बात करते हैं डियर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है जिसको को एंजाइम्स के रूप में भी जानते हैं, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से संबंधित अभिक्रियाओं को बढ़ाने का काम करते हैं, जिनके लिए निकोटिनिमाइड एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, निकोटिनिमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट कोएंजाइम, फ्लेमिन मोनो न्यूक्लियोटाइड, फ्लेमिन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड्स, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस के अंदर यूज में आने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो आगे चलकर अपने आप को मॉडिफाई करते हैं ताकि किसी भी प्रकार की अभिक्रिया को ये उत्प्रेरित करवाने का काम कर सकते हैं। और इसके लिए कहा जाता है कि ये जो एंजाइम जो होते हैं ये विटामिन्स अथवा उनके डेरिवेटिव्स माने जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो विटामिन ए, डी, ई ये कभी भी अपने आप को को एंजाइम के रूप में अपने आप को डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो विटामिन B1, B2, B5, B6, B12, विटामिन सी और के जो है वो अपने आप को हमेशा को एंजाइम्स के रूप में अपने आप को बनाने के लिए तैयार रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे थायमिन का उदाहरण ले रखा है, ये अपने आप को थायमिन पायरोफॉस्फेट ग्रुप में अपने आप को रूपांतरित करते हैं, जो आगे चलकर अपने द्वारा होने वाली पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज के साथ साथ अल्फा कीटो ग्लूटेरिक कार्बोक्सिलेज और ट्रांसकीटोलेज एंजाइम्स से संबंधित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करवाने का काम करते हैं।
और इनके लिए कहा जाता है कि ये जो कोएंजाइम जो होते हैं ना, वो संपूर्ण एंजाइम का केवल 1% भाग को बनाने का काम करते हैं। और इनके लिए एक थ्योरी दे रखी है डियर, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इसके भी यहाँ पर अपन बोलते हैं कि एक एंजाइम जो होता है उसको नियंत्रित करने के लिए हमेशा एक जीन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर वही एंजाइम अपने आप को कॉम्प्लेक्स एंजाइम के रूप में डिफाइन करता है तो उसके लिए हमें एक से अधिक प्रकार के जीनों की आवश्यकता होती है या फिर उनको नियंत्रित करने के लिए योगदान रखते हैं। जनरल के बारे में बताया था, और जिसके लिए कहते हैं कि ये अपने आप को इक्विलिब्रियम के रूप में डिवाइड करते हैं और वेरी स्पेसिफिक नेचर से डिसाइड करते हैं, और इनकी कम मात्रा ही सफिशिएंट होती है किसी भी प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए। और जो इसकी जो स्पेसिफिसिटी जो होती है वो इसके लिए मानी गई है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, और ग्रुप है, और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है। क्लियर है डियर? तो ये था डियर अपना एंजाइम। और आशा करते हैं डियर आज जो आपको बताया समझाया गया है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर डियर आपको कोई डाउट्स लगे तो आप ग्रुप के अंदर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जो मोस्ट वेलकम आपके डाउट क्वेश्चन। ठीक है, ओके डियर, थैंक यू।